हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आज सभी स्वस्थ होंगे। आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से लेकर 1550 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की, वो देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब मैंने जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर की हमारी वीडियो देख रखी है, यानी अभी हमने जो बनाई थी वीडियो, जिन्होंने देखी है उन्हें पता होगा इसके बारे में, जो हमने शासनकाल बताए थे आपको। इसमें का दिल्ली सल्तनत के काल की बात की जा रही है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किस प्रकार से बाजार पर नियंत्रण किया गया था। अगर बात की जाए, ये दिल्ली सल्तनत के दूसरे शासक माने जाते हैं और 1290 से लेकर 1520 तक इनका शासनकाल माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी अगर बात की जाए, इन्होंने जब इक्ता प्रणाली की बात की जाए, इनके द्वारा इक्ताओं का हस्तांतरण कराया जा रहा था। अब हस्तांतरण क्या होता है और इक्ता क्या होता है, जिन बच्चों ने वीडियो देखी है पिछली, उन्हें पता होगा कि इक्ता किसे कहा जाता है। इक्तेदार उन्हें कहा जाता है कि देखो, इक्तेदार क्या होता है, राजाओं के द्वारा व्यक्ति को एक जमीन दी जाती है, यानी रईसों को तथा अधिकारियों को, और उसकी वो रक्षा करते हैं और वहां के लोगों से टैक्स लेते हैं। टैक्स का मतलब क्या, कर लेते हैं, कर वसूल करते हैं, और वो कहीं ना कहीं जमीन दी जाती है उसी को इक्ता कहा जाता है, और वहां पर रहने वाले व्यक्ति को इक्तेदार कहा जाता है। अब इसमें आप देखोगे कि कहीं ना कहीं नियंत्रण होता है। राजा सीधे टैक्स ना देकर, सीधे पैसे ना देकर, सीधे वेतन ना देकर क्या कर रहा है राजा, आप प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी सेना का निर्माण कर रहा है ताकि युद्ध में वो जीतता रहे। अगर बात की जाए, इक्तेदार क्या करते हैं, वहां के लोगों से जो है वसूली करते हैं, और वसूली से जो पैसे प्राप्त होते हैं वो सेनाओं को दिए जाते हैं, और बाकी पैसे जो बचते हैं वो निजी खर्च के लिए रखते हैं, और बाकी बचे हुए पैसों को किसे दिया जाता है, राजा के खजाने में डाला जाता है। मगर दिक्कत क्या आती है, अब आप देखोगे जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसके द्वारा इक्ता प्रणाली में क्या दिक्कत आती है, ये इक्ताओं के जो स्वायत्तता दी गई थी उससे छीन लेते हैं। उसे छीनने का मतलब यानी उनके स्थान को हस्तांतरण करते रहते हैं, उनका ट्रांसफर करते रहते हैं। आपकी साधारण भाषा के लिए एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं ताकि उनका दबदबा उस क्षेत्र में ना बने। अगर दबदबा वहां बन जाएगा तो स्वयं को राजा समझ लेंगे, इसलिए ये किया जाता है। इन्होंने कहा था कि जो इक्तेदार होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो उन्हें वो जमीन नहीं दी जाएगी। किसके द्वारा कहा गया था, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मोटी मोटी आपको समझ आ गई कि अलाउद्दीन खिलजी कौन है और इनके द्वारा बाजार नियंत्रण क्या किया गया, इसके बारे में हम समझने जा रहे हैं। इसलिए देखिए, इन्होंने बाजार में नियमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। अलाउद्दीन खिलजी ऐसे शासक थे जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही शक्तिशाली शासक थे दिल्ली सल्तनत के, और इन्होंने बाजारों पर नियंत्रण कर रखा था। अब नियंत्रण क्या होता है, फिर मन में प्रश्न आया, डाउट मत कीजिए, मैं समझाती हूँ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यानी कि बाजार पर कंट्रोल करना, कंट्रोल यानी नियंत्रण करना। और देखो इसमें क्या है, राजाओं के द्वारा यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये इसलिए किया जाता, इसका एक लौता उद्देश्य यही था कि बाजार में जो सामान है उसे सही कीमतों पर बेचा जाए, अमीर और गरीब दोनों ही लोग इसे खरीद पाए। अब देखिए ये किस प्रकार के शासक थे। अगर थोड़ा सा भी, यानी अगर मान लीजिए जो व्यक्ति है, तोलने वाला दुकानदार है, अगर से कम तोलता है तो उतना उसे अपना मांस चढ़ाना पड़ जाता था। इसका मतलब ये बहुत ही खतरनाक शासक थे। ये थोड़ा भी भ्रष्टाचार नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि सही तरीके से शासन हो, इनके साम्राज्य में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का भ्रष्टाचार देखने के लिए ना मिले। अब आप देखोगे इनके शासनकाल में क्या हुआ कि बाजार 3 वैरायटी के हैं। अब वैरायटी यानी आप देखोगे 3 तरीके के बाजार थे। एक होता है खाद्य वस्तु खरीदने वाला, यानी मंडी, यानी आप देखो सब्जी मंडी, उसी प्रकार से मंडी होती जहां पे आपको खाद्य सामान मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए फल सब्जियां, ये सारा सामान मिलने वाला है। इसके बाद दूसरा बाजार था, अब आप देखो वो बाजार की कपड़े खरीदने वाला बाजार, इसका मतलब विलासिता की वस्तुएं खरीदने वाला बाजार। इसके बाद तीसरा बाजार
बाजार था, अगर मान लीजिए घोड़ा खरीदना है या दास खरीदने हैं, उसके लिए ये बाजार, यानी 3 तरीके से बाजारों को विभाजित किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। फिक्स हो गया मायने में, एकदम अच्छे समझ आ गया आपको। अब आगे समझते हैं, इन्होंने इस प्रकार से कंट्रोल स्टार्ट कर दिया। अब इन्होंने इस प्रकार से दंड भी दे रखा है। अब ये चाहते थे जो इनके यहाँ शासन करने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि इक्तदार हो गए या तो वहां की सेना हो गई या फिर वहां के सिपाही हो गए, उन पर कंट्रोल करना, उनकी विलासिता को कम करना, जो कहीं ना कहीं वो फालतू के पैसे उड़ा रहे हैं उस पर नियंत्रण करना। अब किस प्रकार से करना है ये समझना होगा। तो इन्होंने उनके वेतन को ही कम कर डाला। अगर वेतन कम करेंगे तो क्या वो कहीं ना कहीं जो फालतू का व्यर्थ पैसा खर्च कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। इस प्रकार से ऐसा किया गया। अब इन्होंने किस प्रकार से किया, लोगों पर कहीं ना कहीं अपने डर का प्रभाव दिखाया, अपना आक्रोश दिखाया, लोग इनसे डरने लग गए, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये भय हो गया कि ये अगर हम कोई भी भ्रष्टाचार करते हैं या गलत कार्य करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी हमें बहुत ही खतरनाक सजा देंगे। इस प्रकार से समझाया गया। अब देखिए थोक पर, यानी बेसिकली आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, अनाज को या किसी भी चीज को स्टॉक में रख लेते हैं। स्टॉक का मतलब ज्यादा क्वांटिटी में उस चीज को रख लेना, और ये जब सस्ता मिल रहा होता है तब खरीद के रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं, इस पर भी रोक लगाई गई। अगर इसे अभी रखा जाएगा, जब कीमतें बढ़ती हैं तो वो उसे दुगने दाम में बेचना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कहा गया कि कोई भी थोक में सामान नहीं रखेगा, सिर्फ राज्य ही थोक में सामान रखेगा। अब राज्य ने थोक में सामान क्यों रखा, फिर आपके मन में डाउट आया। इसलिए रखा ताकि जो सामान अभी मान लीजिए अभी जो कीमत साधारण कीमत है चल रही है, जब महंगा हो जाए तो भी उसी कीमत में बेचा जाए। यह अलाउद्दीन खिलजी का विचार था। इन्होंने इस प्रकार से सोचा। अब देखिए आगे आप देखो, इनके द्वारा इन्होंने सोचा था कि कहीं ना कहीं भय का माहौल बनाएंगे और लोगों को डरा के रखेंगे। क्यों रखेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो उनके शासनकाल में, ताकि जनता को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करे। अब देखिए इसमें क्या आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, यानी अब हमें इनकी आलोचना करनी है। जो व्यापार व्यवस्था बनाई गई है उसे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए जरा मुझे। आप बताइए क्या ये ठीक रहेगा किसी व्यक्ति को आप डरा धमका के नियमों का पालन करवाए, क्या ये ठीक रहेगा उसे डर दे दे? उसके अगर मान लीजिए आप एक अच्छा शासन करें, यानी एक अच्छे शासक बने, तो व्यक्ति अपने आप आपकी बातों को मानना शुरू कर देगा। तो इसीलिए ये बेकार है कि उन्होंने पूरे साम्राज्य में डर का माहौल बनाया। आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचारी भ्रष्ट नहीं, यानी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, उनके इस डर से कंट्रोल में आ जाएंगे? नहीं। क्या किया लोगों ने, जो दुकानदार होते थे उन्होंने सैनिकों को ही खरीद डाला, यानी सैनिकों को बोला कि हम आपको इतना पैसा देंगे या इतना अनाज देंगे, बस ये बात अलाउद्दीन खिलजी के पास नहीं जानी चाहिए। इस प्रकार से उन्हें ऐसे किया। अब ये भी गलत था जो कि अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कम किसी चीज को बेच रहा है या फिर भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके हाथ नाक को कटवा देना, है ना, उसे प्यार से थोड़ा समझाने का प्रयास करना चाहिए था। इस प्रकार से आपको ये समझाना है। अब आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप समझाओगे कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, इनके शासनकाल के बारे में बताओगे, ये किस प्रकार के व्यक्ति थे, इनके द्वारा साम्राज्य को कहां तक बढ़ाने की चेष्टा की गई थी और इनके द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए थे, यानी बाजार नियंत्रण में किस प्रकार के कदम इन्होंने अपनाए थे। अब आप बता दीजिएगा इन्होंने किस प्रकार के कदम अपनाए। इन्होंने बताया अगर कोई भी भ्रष्टाचार करे, थोक यानी थोक वस्तु को आप रख नहीं सकते हो, यानी किसी भी चीज को थोक क्वांटिटी में नहीं रखोगे जो कि बाद में आप दुगने दाम में बेचो। इस प्रकार से इन्होंने समझाया। आशा कर रही हूं ये आपको समझ आ रहा है। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल में विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे डीप नॉलेज दी जाती है, चैप्टर को डीपली पढ़ाया जाता है ताकि आप पेपर में एकदम बेस्ट पेपर करके आओ। अब देखिए इसके बाद क्या आता है आपका, कुतुब परिसर के विशेष संदर्भ में 13वीं शताब्दी के दौरान भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के विकास पर चर्चा करें। यानी आप देखो, मेरे हिसाब से आपने देखा होगा
दिल्ली की शान कुतुब मीनार के बारे में सुना भी होगा और कई सारे लोग देखने भी गए होंगे। अब मैं आपको शायद आपको कुछ तथ्य ना पता हो कुतुब मीनार के बारे में, उन तथ्यों के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर बात की जाए कुतुब मीनार की, तो जो भारत की राजधानी दिल्ली है वहां पे कुतुब मीनार देखने के लिए मिलता है। कुतुब मीनार की ऊंचाई की बात की जाए 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसमें 389 सीढ़ियां पाई जाती हैं। अगर बात की जाए इसकी सीढ़ियां बहुत छोटी होती हैं और कुतुब मीनार के अंदर जो खिड़कियां होती हैं उसी से जो है प्रकाश आता है। कुतुब मीनार के अंदर पहले लोग जाया करते थे मगर बाद में इसे बंद कर दिया गया। अंदर कुतुब मीनार की अगर बात की जाए तो 4 दिसंबर 1984 के बाद कुतुब मीनार को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, यानी उससे पहले लोग कुतुब मीनार के अंदर जाया करते थे। ये आपको मैंने ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज दिए ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए। अगर बात की जाए कुतुब मीनार को जो है लाल बलुआ पत्थर से संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। कुतुब मीनार अगर बात की जाए किसने बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी, यानी 2 मंजिल उनके द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद उनके दामाद इल्तुतमिश के द्वारा क्या किया गया, 3 मंजिल का निर्माण किया गया और इसी के तरह कुतुब मीनार को पूरा का पूरा इल्तुतमिश के द्वारा बना दिया गया था। मगर नींव किसने रखी है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। कुतुब मीनार के अंदर बहुत ही बेहतरीन नक्काशी की गई है। अगर आप देखोगे इसमें अरबी लिपि तथा नगरी लिपि दोनों ही नगरी लिपि लिखी हुई है। अरबी और नगरी लिपि में कुछ शब्द देखने के लिए मिलते हैं और इसमें बहुत ही बेहतरीन नक्काशी की गई है। कुतुब मीनार की जो 2 मीनारें जो खतरनाक बिजली के आने की वजह से 2 मीनारें गिर जाती हैं, तो उस समय आप देखोगे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है, फिर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है कुतुब मीनार का। अब देखिए इसमें अगर बात की जाए यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की, इनके द्वारा अलाई मीनार बनाने का प्रयास किया गया था। 1311 में इन्होंने अलाई मीनार बनाई। इनका मन में इन्होंने ये ठान लिया था कि मुझे कुतुब मीनार से ऊंची मीनार बनानी है, यानी कुतुब मीनार जो है उससे 2 मंजिल ज्यादा ऊंची बनाई जाएगी अलाई मीनार। परंतु ये 1311 में कार्य को आरंभ करते हैं और 1316 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो बाकी शासक आते हैं उन्हें लगता है कि इसे आगे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बात की जाए कुतुब मीनार के अंदर आप देखोगे कि वहां पे ये कैसे बना है, इसके बारे में अगर बात की जाए, इसमें आप देखोगे कुब्बत इस्लाम मस्जिद, जिससे जो है हिंदू तथा जैन 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ के उसके बलुए से बनाया गया है, यानी उसकी सामग्री से बनाया गया है। और आप अगर देखोगे कुतुब मीनार में जाओगे तो वहां पे कुछ आपको थोड़े बहुत अवशेष ईश्वर के देखने के लिए मिलेंगे। जो भगवान के शेष हैं उनके मुंह को पूरा का पूरा हटा दिया गया है, यानी तोड़ने की कोशिश की गई है। गणेश जी की जो मूर्ति है, यानी जो नक्काशी की गई है, उसे भी मिटाने की कोशिश की गई है। अगर आप गौर करो तो आपको देखने के लिए मिलेगा। कुतुब मीनार में आपको लौह स्तंभ देखने के लिए मिलेगा। पहले अगर एक बार ये समझते हैं कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया क्यों गया, कुछ बच्चों के मन में जरूर आ रहा होगा। अब देखिए क्यों बनाया गया था। अगर बात की जाए असली में इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद गौरी के द्वारा की गई थी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में लड़ाई होती है, युद्ध होती है, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी हार जाते हैं, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। इसी की खुशी में कुतुब मीनार का निर्माण किया जाता है। देखोगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस टावर का निर्माण किया जाता है, जिसे हम कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। तो आप इसमें देखोगे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है मोहम्मद गौरी से हार जाते हैं। इसकी खुशी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण किया जाता है, यानी आपको ये समझ आ गया। अगर बात की जाए लौह स्तंभ की, तो लौह स्तंभ क्या था, इसमें लौह स्तंभ जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया था। ये 6 टन से भी ज्यादा इसका भार है। अगर ऊंचाई की बात की जाए 7.2% इसकी ऊंचाई है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा इसे बनाया गया था और हिंदू और जैन मंदिर के तौर पर इसे बनाया गया था। परंतु बाद में क्या हुआ कि हिंदू और जैन मंदिर की बात की जाए तो वो हट जाते हैं, उनके द्वारा हटा दिए जाते हैं 27, परंतु वो लौह स्तंभ वहीं पर गड़ा का गड़ा
रह जाता है। और इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है, बात की जाए क्यों नहीं लगी है, तो आप देखोगे इसमें जंग प्रतिरोधक फास्फोरस का यूज किया जाता है और साधारण रूप से इसका यूज किया है, जिसके वजह से अभी तक इसमें जंग नहीं लगी है। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया किस किस प्रकार से आपको इसके बारे में बताना है। अब समझते हैं नैनकार प्रणाली का संक्षिप्त में वर्णन करने जा रहे हैं हम कि नैनकार प्रणाली क्या होती है। और आपको पता है जब भी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन यानी कि परिचय जरूर देते हैं। तो ये आपको बताया गया है कहीं ना कहीं विजयनगर साम्राज्य की बात की जा रही है। विजयनगर साम्राज्य का मतलब क्या होता है, विजय का शहर। विजयनगर का मतलब क्या है, विजय का शहर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हय और बुक्का दो भाइयों के द्वारा 1336 में की गई थी। इसमें 4 वंश देखने के लिए मिलते हैं, संगम वंश, सुल्लभ वंश, तुल्लभ वंश, अराबिंदु वंश। और सबसे बेहतरीन शासन जो होता है वो तुल्लभ वंश का माना जाता है क्योंकि इसके शासक कृष्णदेव राय थे। ये आपने बेसिक इंफॉर्मेशन दी। अब आपको बताएं नैनकार प्रणाली का संक्षेप में वर्णन करना आरंभ करना है। तो देखिए नैनकार प्रणाली, इन्हें अमर नायक तथा नायक कहा जाता था। अमर नायक अलग होते हैं, नायक अलग होते हैं। समझते हैं नायक किसे कहते हैं। नायक जो होते हैं वो कहीं ना कहीं भ्रमणशील होते हैं। भ्रमणशील का मतलब यानी कि ये उपजाऊ भूमि की तलाश के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, उपजाऊ भूमि की तलाश के लिए। किसान भी इनकी सहायता करते हैं, किसकी, नायकों की। दूसरे होते हैं अमर नायक। अमर नायक जो होते हैं राजाओं के द्वारा इन्हें भूमि दी जाती है जिसपे वो नियंत्रण करके रखते हैं, यानी कि उस भूमि को वो अपने पुत्र को भी दे सकते हैं, यानी वो निजी संपत्ति बन गई है। अब उनका काम क्या है, इन्हें साल में एक बार स्वामी भक्ति दिखानी होती थी, यानी कि वो अभी भी राजा के ही क्या है, यानी राजा के वफादार हैं। यानी जब वो वहां पे उपस्थित होते थे तो एक भेंट राजा को देनी होती थी, किसे, अमर नायकों को। अब ये अमर नायक क्या करते हैं कि वहां के जो लोग होते हैं, शिल्पकार हो गए, व्यापारी हो गए, ठीक है, उन सभी लोगों से टैक्स कलेक्ट करते हैं, यानी राजस्व को कलेक्ट करते हैं, यानी वहां उनसे टैक्स लेते हैं। जब उनसे टैक्स लेते हैं तो कुछ खर्च जो है वो निजी खर्च के लिए रखते हैं और बाकी जो पैसे बचे हुए होते हैं उससे वो क्या करते हैं, वो राजा के खजाने में देते हैं या तो मंदिरों का कार्य करवा देते हैं, मंदिरों की मरम्मत करवा देते हैं। इस प्रकार से नायक अपना कार्य करते हैं, जिसे जो आप देखोगे नैनकार प्रणाली के नाम में जाना जाता है। तो अब देखते हैं इसे किस प्रकार से मैं अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। इसमें क्या बताना है आपको, भारत के गुजरात में 1200 से लेकर 1500 की अवधि के दौरान भारतीय व्यापार के विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी आप देखोगे गुजरात में जो है भारतीय व्यापार ने विदेशी व्यापार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समझ आया हमें। इसके अंदर आर्थिक समृद्धि वाणिज्य के रूप में समृद्ध योगदान दिया गया। गुजरात अरब के किनारे में अपनी रणनीति की स्थिति के साथ साथ समुद्र वाणिज्य के लिए समुद्र प्रसिद्ध केंद्र में उभरा। भारतीय व्यापार विशेष रूप से गुजरात में मध्य रूप से अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों में साथ संकीर्ण रूप से व्यापार हुआ। गुजरात में व्यापार करने में समुद्र कौशल और व्यापार कौशल के लिए प्रसिद्ध रहा। इन्होंने मसालों के लिए, देखो आप देखिए, वस्त्र, कीमती पत्थर और अन्य वस्त्र जैसे वस्तुओं का व्यापार भी किया। यानी गुजरात के अगर बात की जाए, भारतीय गुजरात में अगर बात की जाए, भारत के गुजरात में 1200 से लेकर 1500 तक की अवधि में यानी विदेशी व्यापार किया गया, यानी मसालों को बेचा गया, वस्त्रों को बेचा गया और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ। इस प्रकार से आपको इसे समझाना है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।